अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 8 और उसकी एक्सरसाइज 8.3 के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे, जो बेसिकली हाइपरबोला के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए, हाइपरबोला को पढ़ाने से पहले मैं आपको उसके कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा कि हाइपरबोला में सम नहीं बल्कि दो फोसाई का डिफरेंसेस इज ऑलवेज रिमेन सेम। वो मैं भी आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा कि किस तरीके से ये आपके पास बनता है। सबसे पहले मैं आपको हाइपरबोला समझाऊंगा अलोंग विद एजम्प्टोड्स। अब ये एजम्प्टोड्स क्या होते हैं, इस बारे में भी हम बात करते हैं आगे चल के। सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल बनाने के बाद आपने यहाँ से दो डायगोनल बनाने हैं। ये बना आपके पास पहला डायगोनल और ये बना आपके पास दूसरा डायगोनल। ठीक है जी। अब जहां पे ये दो डायगोनल्स आपस में आकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इंटरनली, उस पॉइंट को मैंने थोड़ा सा बुलेट बनाया। अब इस बुलेट पॉइंट पे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा। ये बन गए मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सबसे पहली चीज आपने यहाँ लिखनी है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला सेंटर ऑफ एलिप्स की तना कहाँ होगा? ओरिजिन पर होगा। फिर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ क्या है। देखिए, ये सारी चीज़ें वही रहेंगी जो मैंने आपको एलिप्स में पढ़ाई थी। तो एलिप्स में आपको मैंने बताया था, जहाँ से ये कर्व बनना शुरू होगा, और पैराबोला में भी जहाँ पे आपके पास ये कर्व बनना शुरू होगा, वहीं पर आपके पास हमेशा क्या लाया करेगा? वहीं पर आपके पास जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पे वर्टेक्स होगा वहीं से आपके पास ये कर्व बनना शुरू हो जाएगा। और ये कर्व इस लाइन के जो हमारे अकॉर्डिंगली या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो जाए तो उसकी इक्वेशन क्या होती है हम बाद में बात करेंगे। बट ये लाइन और ये कर्व आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इसी को हम एसिम्प्टोट्स बोलेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर भी मैं बनाना शुरू करता हूँ। एक कर्व यहाँ आ गया तो यहाँ आएगा वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला। तो वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला वही होगा जो हमारे पास एलिप्स में था। एलिप्स में भी आपने अगर ऑब्जर्व किया, अगर ऐसे मैंने आपको एलिप्स जब पढ़ाया था, तो जो ये कर्व था ये भी कहाँ पर आकर बन हुआ था? आपके पास वर्टेक्स पे। और हाइपरबोला का भी जो कर्व है वो बंद कहाँ से हो रहा है या बनना शुरू कहाँ से हो रहा है? आपके पास वर्टेक्स से। ये वाली चीज क्या होती है, पहले हमने हाइपरबोला में पैराबोला में पढ़ी थी। ये चीज जब हमने एलिप्स में पढ़ी थी तो वहां पर ये चीज हमारे पास थी माइनर। तो यहाँ पर माइनर को हम रिप्लेस करते हैं, माइनर को हम रिप्लेस कर देंगे, इसमें थोड़ा सा इधर कर, माइनर को हम रिप्लेस कर देंगे कॉन्जुगेट एक्सेस। तो कॉन्जुगेट एक्सेस आपके पास हो जाएंगे
0 कॉमा प्लस माइनस बी। अब फोसाई की बारी आ गई। एक कर्व जैसे यहाँ बना है वैसे ही एक कर्व आपके पास यहाँ पर बनेगा। और ये रहा इसका फोकस, ये रहा वर्टेक्स, और ये सी का मतलब हो जाएगा, या मैं इसे बी कह देता हूँ, तो बी का मतलब आप समझ जाइएगा कि कॉन्जुगेट एक्सेस है। फोसाई कितना हो जाएगा यहाँ पर सी कॉमा 0, यहाँ हो जाएगा माइनस सी कॉमा 0, वर्टेक्स यहाँ हो जाएगा माइनस ए कॉमा 0, और मैंने इसका लिख दिया प्लस ए कॉमा 0। कॉन्जुगेट के जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे। अब आती है डायरेक्ट्रिक्स की बारी। तो डायरेक्ट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि हमेशा बंच के ऑपोजिट बनती है। तो इस बार जो डायरेक्ट्रिक्स है वो, अगर बंच यहाँ है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, और डायरेक्ट्रिक्स वगैरह सभी कुछ सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ए अपॉन बी। अब एक हाइपरबोला हम बनाएंगे, और वो कैसा होगा, वो यहां से बनना शुरू होगा। ये ब्लैक वाले हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अब इसमें जो भी वेरिएबल पॉजिटिव होगा वो ही हमारा एक्सेस होगा। कॉन्जुगेट हाइपरबोला की जो इक्वेशन है वो ये हो जाती है वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है आपके पास, ये भी केस 1 ही चल रहा है, कुछ बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं कि केस 1 2 कहकर। ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। आई रिपीट, ये जो है कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, और ये हाइपरबोला का केस नंबर 1 ही चल रहा है। केस नंबर 1 कैसे पहचानते हैं कि जब आपके पास एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो, जो भी वेरिएबल पॉजिटिव में हुआ वही हमारा, या वहीं पर हमारा ट्रांसवर्स एक्सेस होगा। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर मेजर एक्सेस को हम रिप्लेस करवाएंगे ट्रांसवर्स एक्सेस से। सही जी, यहाँ पर हम ट्रांसवर्स एक्सेस से मेजर को रिप्लेस करवा देंगे। ट्रांसवर्स एक्सेस और माइनर, जो एलिप्स में था माइनर एक्सेस को हम रिप्लेस कर देंगे कॉन्जुगेट एक्सेस से। बाकी लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस, वो सब 2a 2b 2c, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सेस, वो सब सेम रहेगा। अब बारी आएगी लेटस स्पेक्ट्रम की। तो लेटस स्पेक्ट्रम ये रहा, इसका ये रहा लेटस स्पेक्ट्रम ऑफ हाइपरबोला। कुछ चीजें हैं जो अब मैं आपको लिखवा देता हूँ, सारी क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। केस नंबर यानी कि केस 1 में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट एक्स लिख देते हैं यहाँ पर, x is equals to plus minus a upon e. Equation of hyperbola for case number 1, x square over a square minus y square over b square is equals to 1। ये कंडीशन है। फिर यहाँ पर कुछ और थ्योरेटिकल चीज़ें हैं कि ये मुझे स्टार्टिंग में बताने में भूल गया था। eccentricity of hyperbola is less than 1
ये इंटर के एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1 तो एलिप्स हो जाएगा। अगर एसेंट्रिसिटी बराबर है 1 के तो पैराबोला हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी अगर 0 है तो सर्किल हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, आपको याद करवाना है कि जैसे कि एलिप्स में था ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाइपरबोला में हो जाता है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने कहा ना कि आपने अगर एलिप्स का केस नंबर 1 याद कर लिया तो हाइपरबोला का केस नंबर 1 भी अपने आप याद हो जाएगा, बस दोनों की मेन यानी कि जनरल इक्वेशन का फर्क हो जाएगा। बाकी सब चीजें वही रहेंगी, इन सब चीजों को आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये आपके पास हुआ केस नंबर 1 कंप्लीट। चलिए जी, मैं आपको केस नंबर 1 और केस नंबर 2 की सारी चीजें लिखवाता हूँ कि कौन कौन सी चीजें आपने याद करनी है। अगर केस नंबर 1 हुआ तो यहाँ पर सेंटर दोनों ही केसेस में आपके पास 0,0 हो जाएगा। फिर आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस यानी कि वर्टिसेस प्लस माइनस a,0, और अगर ये लिखा हुआ गया 0, प्लस माइनस a तो केस नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3, माइनर आपके पास यानी कि कॉन्जुगेट एक्सेस कितना हो जाएगा, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस 0, प्लस माइनस b प्लस माइनस b,0। चौथी चीज हो जाएगी फोसाई प्लस माइनस b,0, और यहाँ हो जाएगा 0, प्लस माइनस c। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e, y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। सिक्स चीज हो जाएगी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। दोनों केसेस के लिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम रहेगी 2b स्क्वायर अपॉन a। इसके अलावा इक्वेशन पे अगर आप आ जाएं तो केस नंबर 1 के लिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, केस नंबर 1 के लिए आपके पास इक्वेशन ये हो जाएगी, और केस नंबर 2 के लिए आपके पास इक्वेशन ये हो जाएगी। वो तो अलग बात है कि आपके पास अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलेगा तो फिर हम वाली बात करेंगे। सही है जी, ये आपके पास केस नंबर 1 और केस नंबर 2 हो गया। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। अच्छा जी, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सवाल है 8.4 का जिसमें हमें एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 है, वहां हमें एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको भी याद कर लेते हैं। प्लस माइनस सी प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर ए कॉमा प्लस माइनस सी। तो ये केस 1 और केस 2 के मैंने आपको सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो लिख के दे दिए। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे सवाल। ओके सर। अच्छा जी, आपके पास 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग हाइपरबोला व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन। इज एट ओरिजिन का मतलब हो गया कि या तो स्टूडेंट्स यहाँ पर केस नंबर 1 होगा या केस नंबर 2 होगा, इनके अलावा और कोई केस नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में फोकस है आपके पास 8,0 और डायरेक्ट ट्रैक्स बराबर है 4 के। तो मैंने यहाँ पर ये देखकर अंदाजा कर लिया ऊपर से
कि ये वाली कंडीशन है, तो ये केस नंबर 1 हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस is along x एक्सिस। तो आपको मैंने बताया था कि इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। अब मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि फोकस केस 1 में कितना होता है, c कॉमा 0, तो यानी कि c तो हो गया मेरे पास 8। अब आए इस कंडीशन पे, डायरेक्ट एक्स का अपना फॉर्मूला होता है, पॉजिटिव में ले लीजिएगा a अपॉन ई। तो यहां से आपने क्या रख दिया, x की जगह 4 रख दिया, और ये आ गई कंडीशन। फिर आपने कहा सर कि एसेंट्रिसिटी बराबर होती है c अपॉन ए के, तो c अपॉन ए इज इक्वल्स टू ए, 4c इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर। तो फिर आपने कहा कि सर देखिए सवाल में c गिवन है कितना, 8, तो ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 8, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 32। यस सर, ए की वैल्यू भी पता चल गई और सी की वैल्यू भी पता चल गई। तो आप गए, आपने उठाया ये वाला रिलेशन वाला फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करके सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी पे स्क्वायर नहीं है क्योंकि सी लीनियर है, तो आप यहाँ पे करोगे 8 का स्क्वायर। ए स्क्वायर है ऑलरेडी, तो दोबारा स्क्वायर मत कीजिएगा, ताकि अगर आप दोबारा स्क्वायर करोगे तो ए आ जाएगा सी से बड़ा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 32। तो फिर आप बोलेंगे नाउ इक्वेशन ए बिकम्स एक्स स्क्वायर ओवर 32 वाई स्क्वायर ओवर 32 इज इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे ये कि हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पर हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था। तो यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा कि फोकस कितना आ गया है, 6,0। तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे लेता हूँ काम आसान करने के लिए, केस नंबर 1 एक्स एक्सेस आप लोग प्रॉपर रीजन मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पर पहले हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 8। अब एसेंट्रिसिटी बराबर होती है c अपॉन ए के, और यहाँ से आप फोकस ऊपर ही लिख लेना, c कॉमा 0, तो c किसके बराबर हो गया, 6 के। एसेंट्रिसिटी की जगह 3 आ गया, और मैं a को वहां लेके चला गया। अब बताएं c किसके बराबर, आपने कहा सर c बराबर है 6 के, तो द वैल्यू ऑफ a इज 2। सही है, जब आपने यूज किया फॉर्मूला सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी खुद, अब देखें सी किसके बराबर, आपने कहा सर सी बराबर है 6 का स्क्वायर। अब ए किसके बराबर है, 2 और 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 36 माइनस 4 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 36। फिर आपने कहा नाउ इक्वेशन नंबर 8, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4। रिपीट करूंगा कि बी का स्क्वायर मत कीजिए क्योंकि बी ऑलरेडी स्क्वायर में है। तो यहाँ पे आप एक काम करें कि
32 और 4 दोनों ही एलसीएम में ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 32x², 4y²। सही है जी, ये दोनों वहां चले जाएंगे, आपने यहाँ से 4 कॉमन लिया, 8x² -1y² इज इक्वल्स टू 4 इंटू 32। 4 से 4 चला गया तो ये आ गया 8x² -1y² इज इक्वल्स टू कितना, 32। ये थी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, अब आ जाए इसी के बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट इसका। चलिए अब थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास 0, लिखा हुआ है, तो आप यहाँ लिख दोगे केस नंबर 2, ट्रांसवर्स एक्सेस इज अलोंग y एक्सेस। तो आपने इक्वेशन लिखनी होगी y² ओवर a² x² ओवर b² इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ए कह दीजिए इसे। एसेंट्रिसिटी खुद बराबर होती है c/a के। तो आपने यहाँ वर्टेक्स लिखा 0, तो एसेंट्रिसिटी की जगह 3 आ जाएगा, ये 8 डिवाइड यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाई। तो सो द वैल्यू ऑफ c इज 15। अब आपने वो फॉर्मूला यूज किया, c² इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। c खुद किसके बराबर है, 15 का स्क्वायर लेंगे, a बराबर है 5 का स्क्वायर इज इक्वल प्लस b²। तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर आप जब करेंगे तो 225 -25 इज इक्वल्स टू b²। तो b² आ गया आपके पास 200 के बराबर, a² बराबर हो जाएगा 25 के। तो आप यहाँ रीजन देंगे, नाउ इक्वेशन नंबर ए, y² ओवर 25 x² ओवर 200। तो यहाँ पर आ जाएगा 200 y² और 25 x², 200 इंटू 25 इज इक्वल टू 1। तो आपने यहाँ से 25 जब कॉमन लिया तो आ जाएगा यहाँ पर 8y² -x² इज इक्वल टू 25 इंटू 200। 25 से 25 गया, 8y² -x² इज इक्वल टू 200। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। अभी